अब समझते हैं हम यहाँ पर पलायन वेग, कि पलायन वेग होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे पलायन का मतलब होता है किसी स्थान से भाग जाना। जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि यार मजदूरों का पलायन होता है, तो जैसे गांव घर के मजदूर हैं ना, तो ट्रेन से कहीं गुजरात जा रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र जा रहे हैं काम करने के हिसाब से, ठीक, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है, उनको काम नहीं मिल रहा तो दूर चले जाते हैं, या काम मिल रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा है, इस हिसाब से कहाँ जाते हैं, दूर। तो हम उसको बोलते हैं मजदूर का पलायन होना, अपने गांव घर को, प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश चले जाना। कुछ लोग तो देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, तो एक तरह का हम उसको क्या बोलते हैं, पलायन बोलते हैं। तो यही हाल यहाँ पर है पलायन वेग का, कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। तो मान के चलो इस पेन को मैं फेंकूं ऊपर, तो क्या होगा, कुछ दूर ऊपर जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। थोड़ा और पावर लगाऊं तो क्या होगा, और ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी। अब मैं काम करता हूं कि मेरे पावर नहीं है, तो मैं बंदूक से गोली बना करके इसको फेंकता हूं, तो बंदूक जो है और ऊपर तक भेजेगी, फिर भी ये वापस हो जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा मशीन हम बना लें कि ये इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर दे, पार कर दे, अब फिर ये लौट के अवय न करे, है ना, तब हम बोलेंगे कि ये क्या हो गई, पलायन कर गई। तो किसी वस्तु को हम जिस वेग से फेंकते हैं और वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाता है, पार कर जाता है, और कभी वापस लौट करके नहीं आता है। माने अब हम जबरदस्ती लाएंगे तभी आएगा, अपने से नहीं आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा वेग हो गया, पलायन वेग। तो पलायन वेग के लिए हमारे पास कोई ऐसी बड़ी मशीन नहीं है, हम इस्तेमाल करते हैं किसका, रॉकेट का। कभी देखे होगे हम उपग्रह भी छोड़ने जाते हैं ना, तो पृथ्वी के बाहर भी ले जाते हैं। कुछ हमारे ऐसे अंतरिक्ष वाले सिस्टम चल रहे हैं जो चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, बृहस्पति तक पहुंच रहे हैं, अंतरिक्ष में बहुत दूर तक जा रहे हैं, माने पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो उनको भेजते किससे हैं, रॉकेट से। ठीक है, तो रॉकेट में ऊपर ले जा करके उनको धक्का दे दिया जाता है, तो वो फिर छूट जाते हैं। तो रॉकेट का सिस्टम पहले समझते हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये रॉकेट बना हुआ है, ठीक है, तो रॉकेट में इस तरह का सिस्टम है। ये रॉकेट दो तरह का होता है, जिसमें इंसान भी जा सकता है और इंसान मशीन दोनों जा सकती हैं। जैसे चंद्रमा पर हमारे यहाँ के नील आर्मस्ट्रांग और राकेश शर्मा गए थे ना चंद्रमा पर, तो रॉकेट के थ्रू गए थे। ठीक है, तो उस रॉकेट में इंसान भी था और कुछ मशीनें भी नहीं होंगी। और जब हम कुछ अब सैटेलाइट छोड़ देते हैं, यहाँ पर उपग्रह छोड़ते हैं ऊपर, जिससे टीवी भी चलता है, मोबाइल वोबाइल चलता है, सबसे उपग्रह से चलता है ना, फिर आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो उसमें इंसान नहीं रहता, एक मशीन रहती है, उसको हम छोड़ के आते हैं। तो सबको छोड़ने वाला ये कौन है, रॉकेट है। बस जैसे आप लोग आप एक गांव से दूसरे गांव या शहर जाते हो, तो बस में गए, उतर गए, फिर बस आगे चली गई या पीछे चली गई। तो रॉकेट का भी काम यह है कि छोड़ के चला जाता है या फिर वहीं खराब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला भाग मशीन का है, कंट्रोलिंग वाला सिस्टम होता है। फिर नीचे का भाग इस तरह से ये होता है, इस तरह से ये रॉकेट होता है। हर रॉकेट में जलने के लिए दो चीजें होती हैं। एक होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, माने जो ऑक्सीजन देता है, इसको ऑक्सीडाइजर कहते हैं। और एक होता है फ्यूल, उसमें ईंधन भरा जाता है। अब जब जो दोनों रिएक्शन करते हैं, जलते हैं, तो नीचे क्या छोड़ते हैं, धुआं। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत क्रिया होगी। तो जब धुआं नीचे जाएगा तो रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। एक तरह से संवेग संरक्षण का नियम भी ये कहता है। तो कभी कभी पूछता है कि रॉकेट का नोदन, नोदन माने जो रॉकेट को छोड़ते हो, अभी दीपावली में भी रॉकेट उड़ाए हो ना, वो भी उसी काम से, बस वो कम दूरी तक जाता है, बहुत दूरी तक चला जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का काम करता है या फिर न्यूटन का तृतीय नियम। जब ऑप्शन में देगा तो एक ही देगा, न्यूटन का तृतीय नियम हो, और न दिया होगा तो क्या दिया होगा, संवेग संरक्षण का नियम। तो ये आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है, ये पूरा का पूरा जल जाता है। जल जाता है तो ये हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है, थोड़ा इसका स्पीड बढ़ जाता है, फिर इसमें भी बर्नर लगे रहते हैं, है ना, ये भी अब जलेगा, तो ये धुआं छोड़ते जाएगा। ऐसे करके इसकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चला जाता है, या फिर जितनी ऊंचाई पर हमको ले जाना हो वहां तक ऊंचाई पर ले जाते हैं। फिर इसमें मान लो कोई सैटेलाइट है, तो यहाँ पर एक दरवाजा होता है, ऑटोमेटिक दरवाजा। सारा कंट्रोल हम नीचे से करते हैं। जैसे मान के चलो एक
हम रिमोट वाली गाड़ी, खिलौना गाड़ी आप चलाते हो तो गाड़ी वहाँ रहती है, बटन हमारे पास रहती है, आगे की बटन दबाए तो गाड़ी आगे, पीछे की बटन दबाए तो पीछे, दाएं चलाए तो दाएं, ऐसी भी गाड़ी आती है ना। आजकल खिलौना वाला गाड़ी आता है, रिमोट रहता है। तो इसी तरह से हम जैसे उसको चलाते हैं तो इसको भी हम अंदर के सिस्टम से, रिमोट से चलाते हैं। तो जैसे ये वहाँ पर पहुँचेगा, हम ये दरवाज़ा खोल देंगे, फिर यहाँ एक ठो पुशर रहेगा, गन रहेगा, जो इसको तेज़ी से क्या कर देगा, धक्का दे देगा, तो ये उधर बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम पलायन वेग करते हैं कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक, तो अब परिभाषा करते हैं कि परिभाषा क्या हो गई। परिभाषा क्या हो गई, किसी वस्तु को पृथ्वी से जिस वेग से हम फेंकें कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और कभी वापस लौट करके नहीं आए, उसे ही हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। तो पलायन वेग की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हो कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर, पृथ्वी से फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और कभी वापस नहीं आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो वेग कौन सा है, किस वेग से फेंके कि वो लौट के न आए, है ना। उसके लिए हमको क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। तो चलो अब हम सूत्र देखते हैं पलायन वेग के लिए। ठीक, तो चलो सबसे पहले ये हो गया पलायन वेग, है ना। तो पलायन वेग की परिभाषा क्या हो गया, वह न्यूनतम वेग जिससे, हाँ, किसी पिंड को फेंका जाए, और साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं प्रक्षेपित किया जाए। फेंकना और प्रक्षेपित करना एक ही चीज है ना। पिंड को क्या किया जाए, हाँ, प्रक्षेपित किया जाए, तो क्या हुआ है, हाँ, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर कभी, हाँ, वापस न आए, तो इस वेग को क्या कहेंगे, पलायन वेग। बाकी मैं कोडिंग किया हूं, आप इसको पूरा करके समझ लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके लिए पलायन वेग के लिए क्या निकालते हैं, व्यंजक निकालते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, पृथ्वी है। यहाँ चित्र बना देता हूं, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। और यहाँ से ये पृथ्वी का द्रव्यमान भी होगा ना, कुछ द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r। और मान लो यहाँ पर कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, m, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई क्या हो गई, h हो गई। ठीक है, वहां से हमको क्या करना है, उसको फेंकना है। किस वेग से फेंके कि वो पृथ्वी की सतह से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये चित्र के बारे में हमको लिखना है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r, इससे h ऊंचाई पर पिंड का द्रव्यमान m है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। जैसे इसकी ये रुका हुआ है, अब हम इस रुका हुआ है तो कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा, और इस स्थितिज ऊर्जा को हम किस में बदल रहे हैं, गतिज ऊर्जा में। तो इसको फेंकेंगे तो ये स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। जैसे डैम होता है, डैम में पानी भरा होता है, ठीक है, और जैसे मान लो डैम का गेट खोलते हो तो क्या उसको किसी मशीन से धक्का देते हो, अपने आप ना बहने लगता है। तो कहाँ से ताकत मिलती है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो किसी में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। तो यही चीज है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। पिंड की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है यार, हाँ, 1/2 mv², और v के नीचे e लगा देते हैं, जिससे ये पता चले कि ये जो वेग है ये पलायन वेग है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, तो उसकी स्पेलिंग ई से चालू होती, इसलिए यहाँ पर ई लिख दिए। ठीक है, वेग ही है, लेकिन अब इसको हम क्या बोलेंगे, पलायन वेग। ठीक, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आप लोग कल निकाले थे यार,
क्या निकाले थे, जी एम एम अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर नहीं निकाले थे, सिर्फ आर निकाले थे, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा देख लो, है ना। माइनस में निकाले थे जी एम एम अपॉन क्या होता है, आर। वैसे यहाँ जीरो में से इसको घटाएंगे तो मैं वो नहीं घटा रहा हूँ, सीधे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ कटेगा यार। यहां पर मैं इस चित्र में आर का मतलब ये समझ लेना, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब कुछ कटेगा इसमें, देख लो क्या कटेगा, एम से एम कट गया, ठीक। अब इसमें v का मान निकालो यार, तो ये वी ई बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 2gm अपॉन क्या हो गया, आर। हाँ, आर की जगह स्मॉल आर भी लिख सकते हो, आर प्लस एच भी लिख सकते हो, वही चीज है ना। चाहे स्मॉल आर लिख दो, चाहे उसकी जगह क्या लिख दो, आर प्लस एच। अब इसका स्क्वायर हटाऊं तो क्या आ जाएगा यार, वी ई बराबर कितना हो गया, √2gm अपॉन क्या हो गया, आर। या फिर इसको और बदल कर के लिखना चाहते हो तो 2gm अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, क्योंकि स्मॉल आर का मान आर प्लस एच है। तो इस तरह से ये पलायन वेग का सूत्र आ गया ऊंचाई के लिए। ये किसके लिए आ गया, ऊंचाई के लिए। ये क्या कहता है कि क्या पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसमें स्मॉल एम का मान आया, सूत्र में स्मॉल एम आया, स्मॉल एम तो ऊपर ही कट गया, माने ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि मुझे इस पेन को फेंकना हो, मान लो ये 50 ग्राम है और एक 50 किलोग्राम की वस्तु को फेंकना हो, तो वजन से मतलब नहीं है। यदि इसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से भेजते हो इसको, तो पृथ्वी के बाहर जाता है, तो उसको भी कितने स्पीड से भेजना पड़ेगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, क्योंकि इसके द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं होता है, स्पीड से लेना देना होता है ना। तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। छोटा पिंड है तो उसका भी वेग उतना होना चाहिए, बड़ा पिंड है उसका भी वेग उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरा देखो, ये जो ऊंचाई है बटे में आई कि ऊपर आई, बटे में आई, मतलब यदि h का मान बढ़ेगा तो पलायन वेग का मान घटेगा, उल्टा रिलेशन है ना। ऊंचाई पर जाओगे तो पलायन वेग का मान घटेगा। जैसे मान लो मैं यहीं से खड़े खड़े इसको फेंकना चाहता हूं, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस स्पीड से फेंकूंगा तब ये पृथ्वी के बाहर, ये अभी निकालेंगे इसको, पृथ्वी के बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं सोचता हूं नहीं यार, मैं और ऊपर जा करके हवाई जहाज में चढ़ के फिर वहां से फेंकूंगा, तो हो सकता है कि उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो। फिर सोचे कि नहीं यार, मैं और बाहर रॉकेट से जाके मैं फेंकूंगा ऊपर जा करके, तो हो सकता है कि आपकी स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए, है ना। तो जैसे जैसे ऊंचा जाते जाओगे और वहां से प्रक्षेपित करोगे तो पलायन वेग का मान भी क्या होता जाता है, घटता है। माने सतह पर सबसे ज्यादा और ऊंचाई पर क्या होता है, सबसे कम होता है। इस तरह से इसको समझना है, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ, अब हमको ये पता करना है कि मुझे ऊपर से नहीं फेंकना है भाई, मैं यहीं से फेंकूंगा सतह से। तो सतह से कितना वेग चाहिए फेंकने के लिए कि यहीं से इस पेन को फेंकूं, ये चली जाए फिर लौट करके वापस न आए। तो इसके लिए हम, हाँ, तो यहां पर देख लेते हैं, पृथ्वी सतह के निकट पलायन वेग, ठीक है। तो ये जो सूत्र लिखा है, इसी सूत्र को अब मैं लिखता हूं, VE बराबर √2gm अपॉन क्या हो जाएगा, R। यच कहाँ गया भाई, क्योंकि ऊंचाई पे हमको तो फेंकना नहीं है, हमको कहाँ फेंकना है, सतह पर, यहीं से खड़े खड़े फेंक देना है, तो वहां पर यच का रोल तो खत्म, इसलिए यहां से यच क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। या यहां लिख भी सकते हो कि जो h का मान है बहुत बहुत छोटा है r से, h का मान बहुत कम हो गया, है ना, ऐसा, इसलिए यहां पर h को क्या कर लिए, गायब कर लिए। अब एक सूत्र पढ़े थे यार, स्मॉल g बराबर क्या पढ़े हो, gm अपॉन क्या है, r स्क्वायर। तो यहां पर gm का मान क्या हो जाएगा, gr स्क्वायर बराबर क्या हो गया, gm, ठीक है। इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूं इस तरह से,
है ना। हो गया, कोष्टक में लिख दिया कि सूत्र का इस्तेमाल करना है इसमें। अब देखो इस सूत्र को आगे और बढ़ाते हैं यार, तो ये हो जाएगा VE बराबर, ये मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, अंडर रूट कर दिया, फिर GM का मान बताओ। ये देखो यहाँ 2GM लिखा है, यहाँ पर मैं 2 लिख दिया, GM का मान क्या लिखा है इधर से, है ना। ये देखो GM का मान कितना है, GR², और यहाँ भी GM लिखा है, तो GM की जगह क्या लिख दोगे, GR²। तो ये हो जाएगा ये स्मॉल GR², बटे में क्या है, इसके बटे में क्या है R, तो यहाँ भी बटे में क्या हो गया R। यदि इस R को R से काट दें तो VE बराबर कितना हो जाएगा, √2GR, ठीक है। तो इसका मान पृथ्वी की निकट यदि हम 2 भी रख दें, G का मान 9.8 होता है और R का मान 6.4 × 10⁶ मीटर होता है, पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि सब मान रख करके हल कर दें तो कितना आता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये बहुत बड़ी दूरी है कि आप पलक झपकाओ और 11.2 किलोमीटर चले जाए, ये आ है, ठीक है। 1 सेकेंड में आ है ये, 1 सेकेंड में कितना जाना चाहिए, 11.2 किलोमीटर। तो यदि है 11 किलोमीटर, दो अभी छोड़ दूं, इसको 1 सेकेंड में लगभग कितना, 11 किलोमीटर। इतने ताकत से इसको फेंको कि 1 सेकेंड में कितनी स्पीड से भागे, 11 किलोमीटर, मान ली 11.2 किलोमीटर से, तो फिर ये पार करके पृथ्वी को चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। तो हमारे तुम्हारे तो तारे नहीं है कि इसी स्पीड से फेंके, तो बड़ी बड़ी मशीनें बना सकते हैं जिनको हम रॉकेट कहते हैं, उनसे हम फेंकते हैं, वो भी इसी स्पीड से नहीं फेंकते हैं, क्योंकि यहाँ से फेंकेंगे तो ये हमारा वायुमंडल है ना। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होता है, घर्षण भी होता है, गर्म होगा, जल जाएगा, पहुंचने के पहले, पार होने के पहले यहाँ पार हो जाएगा, है ना, जल जाएगा, पाउडर बन जाएगा। इसलिए जब हम किसी चीज को पृथ्वी से पलायन करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल से दूर ले जाते हैं, और दूर ले जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रॉकेट का। फिर वहां से धक्का मारते हैं उसी स्पीड से, ऊंचाई लेंगे तो स्पीड भी कम हो जाएगी, मैं बोला ना कि ऊंचाई में जाने से क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती। फिर वहां से धक्का मार देते हैं तो पृथ्वी के कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो जैसे मुझे मंगल ग्रह में कोई यंत्र भेजना हो, कैमरा वैमरा भेजना हो कि भैया जाओ तुम फोटो वोटो खींचते रहना वहां, ऐसा करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैमरे को यहीं से ना फेंक देंगे 11.2 किलोमीटर से, है ना। कैमरा में पूरा सिस्टम, उसको घुमाने उमाने का पूरा सिस्टम बनाएंगे, तो उसको यहां से हम कहां ले जाएंगे, वायुमंडल के बाहर, है ना। और वायुमंडल से दूर फिर हम उसको धक्का देंगे और वो फिर भागता जाएगा, चंद्रमा की डायरेक्शन में करेंगे तो चंद्रमा तरफ जाएगा और फिर उसका चक्कर लगाएगा, फोटो वोटो खींचेगा, इस तरह से हमको भेजेगा। उसमें इसी तरह से मोबाइल जैसे सिग्नल लगा रहता है तो सिग्नल से आ जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के निकट इसका मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब परीक्षा में 2-3 तरह का प्रश्न आता है। एक तो बड़ा प्रश्न आ जाएगा कि पलायन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करो, तो सीधा सीधा है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चला जाता है और पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। फिर यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, व्यंजक की। तो जब व्यंजक करोगे तो ये चित्र भी बना लेना, और चित्र में बनाने के बाद चित्र के बारे में लिख देना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, इससे h ऊंचाई पर पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, स्थितिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, या इसको स्थितिज ऊर्जा में न लिख के इसको क्या लिख दोगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv², और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का Gmm अपॉन क्या होता है, r, यहाँ से mm कटा और यहाँ पर ये पक्षांतर करोगे v², इसका स्क्वायर हटाओगे रूट आया, इस r का मतलब, स्मॉल r का मतलब क्या है, r+h है, ठीक। इसको लिखेंगे तो ये सब के ऊंचाई के लिए कॉमन सूत्र है, लेकिन हमको पता करना है कि हम पृथ्वी के निकट ही किसी चीज को, हम ऐसी मशीन बना लिए कि नहीं वो हवा में न जलेगा, घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पार होके चला जाएगा, तब क्या होगा। तो पृथ्वी सतह के निकट जब हम बात करेंगे तो इसी सूत्र से हमको h को क्या करना है, गायब करके दोबारा से लिख देना है, VE लिख दिए और इसको पूरा लिख दिए, ठीक। अगले स्टेप में हम GM का मान रखेंगे, तो हम पहले से G और कैपिटल G में संबंध निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
GR², किसका मान, GM का। तो यहाँ GM की जगह पर GR² रख देंगे। अब हमको G का मान पता होता है कितना, 9.8, और R का मान पता होता है 6.4 × 10⁶। अब इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारे पृथ्वी पर क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। छोटे में पूछ देता है कि पृथ्वी के निकट पलायन वेग का मान कितना होता है, तो क्या लिखोगे, 11.2 किलोमीटर। फिर पूछ देता है कि क्या पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता है। इस तरह से यदि हम ऊंचाई पर जाएंगे तो पलायन वेग का मान घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। फिर ये किस पर निर्भर करता है, यही पूछ दिया कि किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, ये ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर, पिंड पर निर्भर नहीं करता लेकिन ग्रह पर निर्भर करता है। ठीक है, अब करके देखो।